So hello everyone, welcome back to the topic of specific energy curve. In this lecture we are going to continue the topic of specific energy curve because in the last lecture we have considered the specific energy curve for a condition of constant discharge. And in this lecture we are going to continue the specific energy curve for variable discharge condition. So दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में ये चीज़ें देखी थी, ठीक है, कि जैसे स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है। तो स्पेसिफिक एनर्जी आपका E = y + v² होता है, ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड। फिर पोटेंशियल हेड और काइनेटिक हेड को जब हम ट्रेस आउट किए E वर्सेस y में कि डेप्थ ऑफ फ्लो और स्पेसिफिक एनर्जी E के रिस्पेक्ट में, जब इसको हम लोगों ने ट्रेस किया तो हमें ये ग्राफ मिला, ठीक है। और इसके बाद इस ग्राफ पे हम लोगों ने जो पॉइंट्स बताए थे वो ये था कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में आपका एक E = EP पे लाइन जाएगा जो स्ट्रेट लाइन होगा, और जब v²/2g पे लेके जाओगे तो ये वाली लाइन मिलेगी हमको एनर्जी कर्व वाली, ठीक है। अब इसमें क्या था कि कल बताया गया था आप लोगों से कि हमने अभी यहाँ डिस्चार्ज एक लेके चले थे कि कांस्टेंट डिस्चार्ज कंडीशन है तो एक ही डिस्चार्ज को लेके चलना था। तो इसमें हम लोगों ने ये आपका E मिनिमम था, मतलब कि ये एनर्जी का मिनिमम पॉइंट निकला था। अगर यानी इस एनर्जी कर्व पे हम कोई एक एनर्जी E1 पे एक ट्रेस खींच रहे थे तो हमें दो डेप्थ मिल रही थी y1 और y1 जिसका मतलब ये था कि वो दोनों आपका था y1 और y1, मतलब कहने का आप कह सकते हो कि उन दोनों डेप्थ को हम बोलते थे अल्टरनेट डेप्थ, जो मैंने कल लिखवाया था सारा कुछ कि एनर्जी कर्व में क्या होता है, E वर्सेस y का ग्राफ होता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन E = P पे बनती है और एक Q के लिए पैराबोलिक बनता है, और वो होता है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इसमें किसी भी एनर्जी पे जब कोई लाइन खींची जाएगी तो एक एनर्जी पे दो डेप्थ मिलती है जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। ये वाली डेप्थ यानी यहाँ भी और यहाँ भी एनर्जी सेम होगी तो ये डेप्थ या ये पूरी डेप्थ आपकी सेम आती है एनर्जी की, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ, ठीक है। और ऊपर कंडीशन में क्या बताया गया था आप लोगों को कि जैसे कि जब डेप्थ ऑफ फ्लो ज़्यादा होगी तो आपका वेलोसिटी हेड क्या होता है, कम हो जाता है, और जब डेप्थ ऑफ फ्लो कम होती है तो वेलोसिटी हेड आपका बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि नीचे वाले जोन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ऊपर वाले जोन का वेलोसिटी कम होगा। अब इसमें आप कह सकते हो कि इस रेंज में सुपर सब क्रिटिकल फ्लो होगा, इस रेंज में सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, ठीक है। इसके बाद इस कर्व में ये भी बताया गया था कि किसी एक चैनल में अगर कोई फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को कराने के लिए एटलीस्ट कितनी एनर्जी चाहिए। जैसे कि आपको मान लो कि कोई सामान उठाना है, अगर मान लो एक टेबल ही है उसको लिफ्ट करना है तो दो लोग मिलकर उठा रहे हो, तो ये है कि भाई इसको उठाने के लिए एटलीस्ट दो लोग चाहिए, ठीक है। 4 रहेंगे तब भी उठ जाएगा, 5 रहेंगे तब भी उठ जाएगा, 50 रहेंगे तब भी उठ जाएगा, लेकिन एक आदमी से वो टेबल नहीं उठेगा। मतलब कि जो लिमिटेशन है कि लिमिट क्या है कि मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है उस टेबल को लिफ्ट करने के लिए। सेम वैसे ही कि किसी भी चैनल में जो फ्लो हो रहा है उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि जहां पे एक एनर्जी आपकी मिनिमम मिले उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जिसको बोलते हैं E = EC और इसको बोलते हैं E मिनिमम, ठीक है। और ये कहलाता है आपका E क्रिटिकल, ठीक। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं E क्रिटिकल और ये होता है आपका E मिनिमम, और इसी को बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, जो मैंने कल लिखवाया था Q² T/A³ G = 1। दिस इज योर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। और इसमें जो डेप्थ होती है ये कहलाती है आपकी YC। दिस डेप्थ इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, दैट इज योर YC, ठीक है। तो इस डेप्थ का मतलब ये होता है कि अगर किसी चैनल में हम लोग ये डेप्थ अचीव कर ले रहे हैं तो मानी कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल डेप्थ अगर कहीं आ गया तो उसके बियॉन्ड हम नहीं लेके जाते हैं, मतलब कि ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट इसके बियॉन्ड नहीं लेके जाते हैं, कि इसके कम एनर्जी कर देंगे तो वो फ्लो ही नहीं होगा, ठीक। तो ये जो एनर्जी निकल के आई थी इस एनर्जी को हम लोग कह सकते हो कि मिनिमम पॉइंट कहते हैं, कि इस एनर्जी का क्रिटिकल पॉइंट होगा और इसके आगे के डिस्चार्जेस, मतलब ये फ्लो जो है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो होगा उस एनर्जी पे। अब ये मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि
ये जो कंडीशन है क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, जिसने ये बताया कि किस कंडीशन मतलब कौन सा मिनिमम कंडीशन होगा जिसपे कि फ्लो पॉसिबल हो सकता है, मतलब एटलीस्ट उस पर फ्लो पॉसिबल हो जाए, तो वो ये सी पॉइंट वाला होगा कि जहां दोनों डेप्थ कोइंसाइड कर जाएंगे, या ऐसे कह सकते हो कि जो एनर्जी का ग्राफ है जिससे टेंजेंट बना रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं, कह सकते हो कि जिससे टेंजेंट, देखो ये लाइन बन रही है ना, यहाँ मैं फिर से खींच रहा हूँ, तो जिससे ये टेंजेंट बन रहा है ये वाला, तो एटलीस्ट वो पॉइंट उस कर्व पे टच तो होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब टेंजेंट तो बने कम से कम। मैं अगर यहाँ कोई लाइन खींच दूँ तो इस पे कोई टेंजेंट ना टच हो रहा है, तो मतलब इस एनर्जी पे, इस वैल्यू पे ये कर्व पॉसिबल नहीं होगा, ये बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो अब इसके लिए आप लोग नेक्स्ट डालिए हेडिंग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व फॉर वेरिएबल डिस्चार्ज। ये कांस्टेंट डिस्चार्ज कंडीशन पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जो पिछला लेक्चर था। अब आएगा आपका फॉर वेरिएबल डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्पेसिफिक एनर्जी कर्व फॉर वेरिएबल डिस्चार्ज। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप लोग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व फॉर वेरिएबल डिस्चार्ज। और एक बार जो पुराना मैंने बताया है, अगर आप नोट कर रहे होंगे थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा कि एक डिस्चार्ज पे हम लोगों ने कौन सा कर्व डिजाइन किया था। ठीक है, एक डिस्चार्ज अगर लेके चल रहे हैं तो कौन सा कर्व आपका बन रहा था उसके लिए।
तो सेकेंड पॉइंट आपका है, और कल मैंने ए वाला पढ़ा था, सेकेंड आपका है वेरिएबल डिस्चार्ज कंडीशन। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें कर्व देखना है, ठीक, वो E और Y के रिस्पेक्ट में ही बनता है। मतलब कि डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी Y एक्सिस पे ही रहेगी और E आपका X एक्सिस पे ही रहेगा। स्पेसिफिक एनर्जी नीचे आ जाएगी जैसे पहले था, और डेप्थ ऑफ फ्लो Y ऐसे रहेगा, ठीक। फिर इसको अगर देखते हैं तो एक जो E इज इक्वल टू EP वाली लाइन बनती है, यानी अगर स्पेसिफिक एनर्जी E बराबर E पोटेंशियल रहे, जो मैंने कल बताया था वो वैसे ही रहता है। ये 45 डिग्री की लाइन आपको मिलती है। अब वेरिएबल डिस्चार्ज में इन्होंने क्या किया है कि डिस्चार्ज आप वेरिएबल होगा तो कैसे वेरी करा सकते हो। किसी चैनल का अगर डिस्चार्ज हमको वेरी करना है तो कैसे वेरी करा सकते हैं हम लोग। जैसे कहीं से पानी आ रहा है तो डिस्चार्ज कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। तो एक तो ये है कि डेप्थ ऑफ फ्लो ही कम कर दें, डेप्थ ऑफ फ्लो का वेरिएशन कराएंगे तो फिर इसमें इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो क्योंकि वाई से ही प्लॉट करना है उसको, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक टर्म लेता है डिस्चार्ज इंटेंसिटी का, एक वर्ड यूज करता है ये डिस्चार्ज इंटेंसिटी। डिस्चार्ज इंटेंसिटी क्या होती है, ये होती है स्मॉल क्यू, जो कि फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल Q बाई बी, ठीक है। आई थिंक ये विजिबल होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। स्मॉल थोड़ा सा ब्लर आ रहा है कैमरे की वजह से, लेकिन ठीक है। डिस्चार्ज इंटेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाई बी, ठीक। अब यहां से अगर देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो डिस्चार्ज इंटेंसिटी की अगर बात करें यहाँ पे, तो उसी डिस्चार्ज को हम लोग लेके चलेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि वेरिएबल डिस्चार्ज कंडीशन के लिए जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें खुद से कुछ ड्रॉ कर लेना है इस चीज को लेकर के, ठीक है। मतलब हम लोग खुद से एज्यूम करके ये चीज ड्रॉ करेंगे। तो कंडीशन आप एज्यूम कर लीजिएगा, आपके ऊपर है, इंक्रीजिंग मान लीजिए, डिक्रीजिंग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। जैसे हम अगर इंक्रीजिंग केस लेके चलते हैं, कुछ भी मान लीजिए, लेट अस कंसीडर, लिख लीजिए इसको, लेट अस कंसीडर इंक्रीजिंग डिस्चार्ज कंडीशन। लेट अस कंसीडर इंक्रीजिंग डिस्चार्ज कंडीशन। Let us consider increasing discharge condition। अब इसका मतलब क्या है कि जो डिस्चार्ज हम ले रहे हैं, मतलब Q ऐसे मान लेते हैं कि Q1, ठीक है, इससे बड़ा होगा, Q2 इससे बड़ा होगा, Q3 इससे बड़ा होगा, Q4 एंड सो ऑन। हम अभी कुछ 3-4 प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि आपको वेरी कराना है तो वेरिएशन या तो इंक्रीजिंग में हो सकते हैं या तो डिक्रीजिंग में। वैसे अगर आपकी हाइट को वेरी कराना है तो क्या होता है, हाइट या तो घट सकती है या तो
बढ़ सकती है। तो अभी हम मान लेते हैं कि डिस्चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, Q1 सबसे छोटा, Q2 उससे बड़ा, Q3 उससे बड़ा, Q4 उससे बड़ा। स्मॉल q क्या है? डिस्चार्ज इंटेंसिटी, जो कि कैपिटल Q बाई बी का रेशियो होता है। ठीक, तो ये नोट करिए डिस्चार्ज इंटेंसिटी क्या होता है, और हम लोग एक इंक्रीजिंग डिस्चार्ज कंडीशन लेके चल रहे हैं। और इतना ग्राफ ड्रॉ करिए y वर्सेस E, और E इक्वल टू EP जो कि 45 डिग्री पे होगा। ये कर्व ड्रॉ करिए, फिर आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा। तो अब आते हैं अपने कंडीशंस पे कि ट्रेस आउट कैसे करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं ना कि कर्व को प्लॉट कर लेते हैं, डिफरेंट कर्व को। हेलो,
मान लेते हैं कि पहला Q1 कर्व हमारा ये था, दिस इज योर Q1। ठीक, फिर दूसरा ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर Q2 एंड Q2 इज ग्रेटर देन Q1, बढ़ा रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको नजदीक लिख दिया है। तो एक Q1 है, दूसरा Q2 ग्रेटर देन Q1, तीसरा Q3 ग्रेटर देन Q2। फिर आपका एक आता है Q4, ये आपका हो गया Q4। ठीक है, और ये ग्रेटर देन Q3 है। मतलब हमने 4 डिस्चार्ज लिए अभी एग्जाम्पल पे कि 4 कंसीडर करते हैं, आप 6 ले लो, 5 ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझना ये है कि ट्रेस कैसे करना है और कहाँ तक लेके जाएंगे किसी डिस्चार्ज को, किस लिमिट तक लेके जाएंगे। तो हमने Q1, Q2, Q3, Q4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। फिर आते हैं कि इसके ऊपर स्टडी क्या करनी है हम लोगों को, कि कहाँ तक लिमिट जा सकती है वेरिएबल डिस्चार्ज की। जो पिंक कलर से पहली लाइन होगी वो आपकी Q1 कर्व के लिए है। ठीक है, मतलब जो मैंने पहला कर्व खींचा है वो डिस्चार्ज Q1 के लिए है। ठीक है, जो सबसे छोटा डिस्चार्ज है। फिर हमने डिस्चार्ज बढ़ाया तो Q2 हुआ, जो कि येलो लाइन से है। फिर डिस्चार्ज बढ़ाया गया, जो ब्लू लाइन से है वो तीसरा Q3 है। और फिर बढ़ाया गया तो जो है वो Q4 है, ग्रीन वाली। तो इसमें बस ध्यान आप लोग ये दीजिएगा कि हमने खुद से कंडीशन मानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर की। अगर आपको नहीं मन करता है तो आप डिक्रीजिंग मान सकते हो, तो होगा क्या खुद ही देख के बताओ। Q1 की जगह Q4 हो जाएगा, Q4 की जगह Q1 हो जाएगा, यही हो सकता है अगर इसको डिक्रीज करा रहे हैं तो। तो देखिए,
जैसे मैंने कहा आपको डिक्रीजिंग बन कर डिक्रीजिंग ले लीजिएगा, तो डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा, अगर घटाओगे तो ये Q4 या Q1 हो जाएगा और ये Q4 हो जाएगा, यही अंतर आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सबसे लेसर ये कर लोगे तो ये लेसर अमाउंट में हो जाएगा, मतलब यही चीज आप कर सकते हो। तो अब वेरिएबल डिस्चार्ज में हमें जो डिफरेंस क्या है कि जब आप लोगों ने कल वाले लेक्चर में, जिसके पहले लेक्चर जो था कांस्टेंट डिस्चार्ज कर्व का, जब उसमें आप लोग देखे होंगे तो वहां पे आपको दिखाई ये दिया होगा एटलीस्ट कि कांस्टेंट डिस्चार्ज में एक हमने लाइन खींची थी, एनर्जी लाइन, जिसपे ऑर्डिनेट था P डैश P, डेप्थ Y डैश Y निकल के आ रही थी। तो उस डेप्थ पे मतलब एक हम लोग निकाला कि दोनों साइड जब डेप्थ घटा के एक पॉइंट पे कोइंसाइड करता था तो उसको कहते थे YC, कहते थे ना हम लोग, दैट इज योर YC, यानी क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल डेप्थ कहते थे। यानी कहा मैंने कल ये भी था आप लोगों से कि क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल फ्लो कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होगा जो एक मिनिमम एनर्जी को शो करता है, यानी उस चैनल की जो मिनिमम एनर्जी होगी, यानी उसमें फ्लो कराने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, वो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। यानी अगर उससे कम हम एनर्जी रखेंगे तो वो चैनल में फ्लो होगा, लेकिन जो कंडीशन पे हम फ्लो करा रहे हैं कि हमें इतना क्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने एक चैनल डिजाइन किया जिसमें हमें डिस्चार्ज 100 मीटर क्यूब पर सेकंड चाहिए, हमने एनर्जी डिजाइन की कि इसके लिए 10 मीटर का हेड चाहिए होगा। अगर हेड आपका 9 मीटर का हो गया तो क्या 100 का डिस्चार्ज पाओगे? नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए क्या करना है कि वो एनर्जी 10 बनी रहनी चाहिए, तो 100 का मिलना है। इस तरीके से मिनिमम एनर्जी मान लो उस चैनल के लिए 10 की जगह 4 की, कि 4 तक तो फ्लो पॉसिबल होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। उसके नीचे आओगे तो फ्लो पॉसिबल तो होगा, लेकिन वो सेटअप कंडीशन का आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं कि हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक ये लाइन खींची और ये एक लाइन होगी E1 पे, दैट इज योर एनर्जी E1। एक एनर्जी E1 लेते हैं जिस पे एक ऑर्डिनेट मिलता है, इसको नाम देते हैं M डैश M कर लेते हैं, पिछले वाले में P डैश P था, इसमें M डैश M कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम डेप्थ निकालते हैं तो अगर इस पिंक वाले की बात करते हैं, पहला Q1, तो 2 डेप्थ मिली। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, आई थिंक यहां तक तो विजिबल होना चाहिए, ये Y1 डैश और ये हो गया Y1, मतलब इसके लिए Y1 डैश होगा। येलो वाले प्लॉट करते हैं, अगर इसको पीछे ले आते हैं और इधर लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Y2 और ये हो जाएगा Y2 डैश। फिर ब्लू वाले को लेके आते हैं, ये होगा Y3 डैश और इसकी जो लोअर डेप्थ होगी वो हो जाएगी Y3। इतना आपको आई थिंक विजिबल होगा। मैं अभी दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, एक मिनट देख लो। मैं हाँ ठीक है, चलो कुछ दिख रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, उसको देख के लिख लो। जो इस पिंक वाले कर्व पे इंटरसेप्ट मिला, पहले लाइन जब ऐसे वर्टिकल खींची E1 डिस्टेंस पे, जो पहला कर्व पिंक था उसको जो इंटरसेप्ट दिया गया, उस इंटरसेप्ट पे अगर पहला अल्टरनेट डेप्थ जो मिला हमें वो था Y1 डैश। ठीक, दूसरा इंटरसेप्ट जो मिला वो था Y1, मतलब उसी कर्व का 2 अल्टरनेट डेप्थ मिले थे, पहला Y1 दूसरा Y1 डैश। दूसरा कर्व क्या था? Q2 था, तो उसके लिए डेप्थ Y2 ले ली गई, तो Y2 डैश और Y2 2 डेप्थ मिल गई हमको, क्योंकि एक एनर्जी पे 2 अल्टरनेट डेप्थ मिलती हैं। ठीक है, तीसरा ब्लू लाइन मिली जो कि Y3 थी, तो Y3 डैश और Y3, यानी हर एक एनर्जी कर्व पे आपको डिफरेंट इंटरसेप्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, यानी हर एक एनर्जी कर्व पे आपको अलग अलग इंटरसेप्ट और अलग अलग कर्व मिलते रहेंगे। ठीक, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर आगे, तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन
कि भाई किसी ओपन चैनल में अगर हम एक एनर्जी E1 सप्लाई देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि हमने एक चैनल पे ये एनर्जी दे दी, तो आप उस एनर्जी से कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज निकाल सकते हो। जैसे हमने कहा कि आपको मैंने 4 लोग दे दिए, तो आप उन 4 लोगों से कितना टेबल एक साथ में उठवा के लेके जा सकते हो या कितना काम करवा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन उनसे कितना आप ले सकते हो। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी उठता है कि अगर एक चैनल में एनर्जी E1 दी जाती है तो आपके पास ये 4 सेट ऑफ डिस्चार्ज दिए गए हैं, तो खुद सोच के बताइए कि इन चारों डिस्चार्ज में से कौन से डिस्चार्ज उस एनर्जी E1 पे पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई एक चैनल है, उसमें हमने कुछ एनर्जी सप्लाई दे दी, जिसका मतलब आपका था कि वो एनर्जी E1 थी, तो अगर वो एनर्जी E1 है आपका, तो कौन सा पॉसिबल डिस्चार्ज हो सकता है इन 4 डिस्चार्ज में से जो उस एनर्जी E1 पे मिल सकता है आपको। तो जो कल आपका पढ़ाया गया था कर्व एनर्जी का, उस पर आप ये कह सकते हो कि जहां पे वो एक ऑर्डिनेट जाके टेंजेंट बन रहा था किसी कर्व से, कि जहां वो टेंजेंट टच करके निकल रहा था, तो वो मैक्स मतलब कंडीशन थी क्रिटिकल पॉइंट की, कि उसके बियॉन्ड हम फ्लो ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे थे। तो अगर हम इन चारों कर्व पे देखते हैं तो इंटरसेप्ट किस पे मिल रहा है हमको, तो इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो इंटरसेप्ट जो आपको मिल रहा है वो ये लाइन जो है E1 वाली, ये Q1 को कट कर रही है, देखो यहाँ पिंक वाले पे। दूसरा आते हैं Q2, उसको भी कट कर रही है। तीसरा आते हैं Q3, उसको भी कट कर रही है। तो यानी आप कह सकते हो कि सर ये 3 कर्व हैं और एक एनर्जी की लाइन से ये तीनों में इंटरसेप्ट मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एनर्जी E1 पे एटलीस्ट Q1, Q2 और Q3 ये 3 डिस्चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं। आ रही बात समझ में कि एटलीस्ट इन तीनों पे Q1, Q2, Q3 पे 3 डिस्चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि इसके अलावा चौथा क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आप ये कहोगे कि सर जब इस एनर्जी पे हमने लाइन खींची थी तो चौथे वाले डिस्चार्ज कर्व पे कहीं कोई इंटरसेप्ट, कहीं कोई टेंजेंट, कहीं कोई इंटरसेक्शन, कहीं कोई टच नहीं हो रहा है इससे। मतलब इस लाइन पे ये कर्व ट्रेस ही नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा ना कि 4 लोग मिलके 4 टेबल उठा सकते हैं, तो 5वां तो नहीं उठा पाएंगे वो एक साथ में। आ रही बात समझ में? तो वही चीज है कि इस एनर्जी पे 3 डिस्चार्ज तो मिल रहा है लेकिन चौथा नहीं मिल रहा है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एट दिस एनर्जी E1, कि हम उस एनर्जी E1 पे कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आते हैं अपने उसी क्रिटिकल फ्लो कंडीशन पे जो हमने लिखी थी, जो कि आपका था Q² T अपॉन A³ G इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो डिस्चार्ज था, ये Q1 डिस्चार्ज, ये कंडीशन था फॉर क्रिटिकल फ्लो। तो अब इस पे क्रिटिकल फ्लो कहाँ मिलेगा, जहां पे वो कर्व टेंजेंट हो सकता है। तो उसके लिए आपको इसमें एक ड्रा और करना पड़ेगा कि इससे टेंजेंट कौन सा बनाएगा। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या कहोगे कि सर Q3 विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज एट दिस एनर्जी E1। जो आपको दिख रहा है अभी कि 4 डिस्चार्ज कर्व हैं, 4 डिस्चार्ज कर्व में 3 का इंटरसेप्ट E1 से हो जाता है, तो इसलिए ये 3 तो पॉसिबल हैं, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल होगा वो Q3 होगा। ठीक, चौथा वाला पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको लग रहा है कि Q3 ही मैक्सिमम होगा, तो इसको ड्रॉ कर लो ये पूरा डिटेल, तो इसको बताते हैं कि कहां तक हम मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। इसे कुछ डेरिवेशंस भी हैं, कर्व समझा लेते हैं, तो कर्व समझाने के बाद इसका डेरिवेशन भी करवा देंगे आपको। ठीक है, पहले कर्व समझ लो एटलीस्ट ड्रॉ करके।
सो आई थिंक ये ड्रॉ हो गया होगा। अब देखिए, जो मैं बताना आपसे चाह रहा था कि जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि इस कर्व में Q3 ही मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज होगा, Q3 ही मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज होगा। तो अगर इस पे ट्रेस आउट करें तो Q3 आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कोई डिस्चार्ज ये प्लॉट करता हूं अलग से, अगर मैं एक डिस्चार्ज ऐसे प्लॉट करता हूं, मान लेते हैं QM, दिस डिस्चार्ज कर्व विल बी QM, और ये क्या होगा कि ये Q3 से ज़्यादा होगा और Q4 से लेस होगा, क्योंकि ये एनर्जी पे ये कर्व यहाँ टेंजेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे, और एक क्रिटिकल पॉइंट मिलती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, और वहाँ से मतलब वो एनर्जी टेंजेंट बनाती होगी, वही मिनिमम पॉइंट होगा। तो कह सकते हो कि टेक्निकली तो ये 3 डिस्चार्ज पॉसिबल है, Q1, Q2, Q3, लेकिन अगर एक कोई ऐसा डिस्चार्ज हो जो Q3 से ज़्यादा हो लेकिन Q4 से कम हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, कि Q3 यानी ब्लू लाइन से ज्यादा हो और ग्रीन लाइन से कम हो, मतलब 10 अगर डिस्चार्ज Q3 है और 15 Q4 है, तो 11, 12, 13, 14 तक वो वेरी कर सकता है। तो हो सकता है कि 13वें पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा हो, 14वें से नहीं बन रहा हो। तो 13 पॉइंट पे यानी अगर 13वें डिजिट पे या 13वें डिस्चार्ज पे वो टेंजेंट बनाता होगा, तो वो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज होगा टेंजेंट होने के लिए। तो आप ये लिखोगे, सिंस दिस कर्व, लिख लो, QM will make tangent at point C, therefore this will be called as the maximum possible discharge at energy E1। ठीक है, QM जो होगा वो Qmax होगा at एनर्जी E1, यानी E1 एनर्जी पे ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट बन जा रहा है। टेंजेंट बनेगा तो यानी अगर कोई अगला ट्रेस यहाँ मिलता है, ये मान लो, या ये, तो ये टच ही नहीं कर रहा उस लाइन को, इसलिए उस पर ट्रेस ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो डिस्चार्ज भी उससे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जिस लाइन पे टेंजेंट बनता है उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ टेंजेंट बन रहा है, तो दैट विल मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज फॉर दिस एनर्जी E1। अगर हमको क्वेश्चन आता है कि भाई Q4 के लिए क्या करें, फिर वो पूछता है कि Q4 के लिए क्या किया जाए, तो आप कह सकते हो कि Q4 के लिए हमें एनर्जी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कि आपको अगेन ये एनर्जी नीचे से इसको बढ़ा करके यहाँ कहीं लेके जाओगे, दिस इज योर E2, और अगर यहाँ पे सॉरी ये रेंज लेते हैं E2 का, और अगर यहाँ इंटरसेप्ट करते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो देखो सब पे मिल रहा है इंटरसेप्ट, Q1, Q2, Q3, Q4। अगला कोई डिस्चार्ज पास करेंगे तो ये भी इस पे आ जाएगा, ये भी इस पे पॉसिबल है, कहाँ तक, ये टेंजेंट जहाँ तक बनाएगा। मतलब कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते जाएंगे वैसे डिस्चार्ज का वेरिएशन भी बढ़ते जाएगा। कि भाई तुम ही सोचो, तुम्हारे पास 2 आदमी हैं, तुम उनसे 1 टेबल उठवा पा रहे हो, 20 आदमी रहेंगे तो 10 टेबल उठवाओगे, 40 रहेंगे तो 20 टेबल उठवाओगे। ठीक है, तो वही चीज है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा मैक्सिमम डिस्चार्ज आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, और रुकेगा कहाँ पे, जहाँ पे वो टेंजेंट बन रहा हो। ठीक, ये एक बेसिक्स था। बाकी चीज आपको पता ही है कि यहाँ पे सब क्रिटिकल जोन है ऊपर वाला, ठीक, नीचे वाला आपका सुपर क्रिटिकल जोन होता है, ये सब बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं लिखवाया, वो सब लिख लेना आप लोग, सब क्रिटिकल जोन, सुपर क्रिटिकल जोन। तो मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ हो सकता है, जहां पे वो इससे टेंजेंट बना रहा होगा। ठीक, तो ये आपका था वेरिएबल डिस्चार्ज कर्व या स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व फॉर वेरिएबल डिस्चार्ज। तो इसमें ये सब पॉइंट जो मैंने बताया बाद वाला ये सब मत बनाइएगा, ये एक बस ड्रॉ कर लीजिए, ये सब रहने दीजिए, समझाने के लिए मैंने बना दिया था, तो इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, बस E1 वाला ही बना लीजिए इसको। अब इसके बाद इसमें जो डेरिवेशन वगैरह होंगे मैं अगर आगे लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है उतना। वही पूछता है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज और मिनिमम एनर्जी कहाँ आती है, दोनों एक ही पॉइंट पे, कि जहां टेंजेंट बनेगा तो 2 चीजें होती हैं कि इस टेंजेंट पॉइंट E1 पे क्या होगा, QM विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज एंड E1 विल बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर QM। 2 कह सकते हो
कि भाई E1 QM डिस्चार्ज के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि E2 पे तो फ्लो कर ही जाएगा, E3 पे फ्लो करेगा, लेकिन E1 वो मिनिमम एनर्जी होगी जिससे वो फ्लो करना चाहेगा, शुरू करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि दो आदमी मिलकर एक टेबल उठाते हैं, 20 रहेंगे तो उठ जाएगा, लेकिन एक रहेंगे तो नहीं उठेगा, वही चीज है। तो E1 वो दो वाली कंडीशन है कि इसके कम करने पे ये QM नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कह देखते हो कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जो कि मिनिमम एनर्जी का होता है, और उस एनर्जी पे जो डिस्चार्ज मिलता है वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज होता है उस करंट कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल डिस्चार्ज कर्व था स्पेसिफिक एनर्जी का। तो इसके आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इसको ड्रॉ कर लीजिए।